सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सौरभ श्रीवास्तव वंस अगेन। और आज हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिंपल और उसके टाइप्स। ये जो है 4th नंबर ऑफ लेक्चर्स होगा आपका। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेपर कंप्रेशन या VCRS सिस्टम का। सिंपल अगर डायग्राम में बनाऊँ, ब्लॉक डायग्राम, तो वो क्या होता है जनरली हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे पे। एक वेपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और या फिर यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व होता है हमारा। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि साइकिल को स्टार्ट होने की, तो साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से 1 to 2 क्या होगा, कंप्रेशन होगा। 2 से 3 क्या होगा, हमारा कंडेंस होगा। ठीक है, यानी जो हमारा रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर पे पहुँच गया, उसका क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस होगा। यहाँ पे हीट को रिलीज़ करा जाता है, फ्रिज का पीछे वाला पार्ट। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, यानी प्रेशर को क्या करा जाएगा, कम करा जाएगा। और फिर वह उसको इवेपरेटर में भेजा जाएगा, जहाँ से वो क्या करेगा, हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा फ्रिज के अंदर रखे हुए, या जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर रखे हुए हमारे जो भी हमारे आइटम रखे हों, वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट यहाँ से एब्जॉर्ब होती है लो प्रेशर पे। ठीक है, लो प्रेशर पे। और यहाँ पे क्या होती है, हीट हमारी रिजेक्ट होती है। क्यू आउट एट हाई प्रेशर। अभी क्या करेंगे हम इसका पीएच और टीएस डायग्राम सुनिएगा। प्रेशर एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच। अच्छा हाँ, ये बात करता हूँ कि 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है। हम मान के चलते हैं जो हमारा कंप्रेसर है वो क्या है, हमारा रिवर्सिबल डिवाइस है। ठीक, यानी इसमें ये आइसेंथैल्पिक 1 से 2 क्या होता है, किसी टाइप का कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, यानी कोई भी लॉस नहीं होता। ठीक है, 1 से 2 हमारा कोई भी जो है प्रोसेस है वो कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई भी फ्रिक्शन वगैरह कंप्रेसर के अंदर नहीं। ठीक, 3 to 4 क्या है, हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है। एक्सपेंशन डिवाइस कैसे काम करती है, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि जो इंथैल्पी 3 पे होगी, ठीक है, यानी इस स्टेज पे कंडेंस होने के बाद में, ठीक है, वही इंथैल्पी क्या होगी, हमारी स्टेज नंबर 4 पे होगी। ठीक, ये प्रेशर को कम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, P3 शुड बी ग्रेटर देन P4। ठीक है, जो P3 का प्रेशर है वो P4 का भी होगा, कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर जो है सेम रहता है। ठीक है, 2 और 3 का प्रेशर सेम है, तो यह कहूँ मैं कि P2 P3 जो है उससे, ठीक है, P4 और P1 का प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, और ये कौन सा 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है, 1 to 2 प्रोसेस हमारा आइसेंथैल्पिक, यानी S1 इक्वल टू S2। ठीक है, ये एकदम याद करके रखना है। ये पूरे भी जो है हमारे इसमें VCRS सिस्टम में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, तो ये और ये, ठीक है, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। पहला चीज़ क्या, वो उसको वो और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं डायग्राम बना के देखूँ, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, ठीक है, यानी सिंपल VCRS का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पीएच और जो है टीएस डायग्राम, प्रेशर एंथैल्पी। ठीक है, एक पीएच डायग्राम बनेगा पीएच, और दूसरा बनेगा हमारा टीएस डायग्राम। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आपको याद रखने हैं। दोनों डायग्राम जो है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप जानेंगे तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन को लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये दोनों डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे प्रेशर और एंथैल्पी की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है डायग्राम वेट रीजन का और सुपर हीटेड रीजन का, ये कुछ ऐसा बनता है ऐसे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस वाला, जैसे वहाँ पे पढ़े होंगे आप। और यहाँ पे टीएस में ये ऐसा कुछ बनता है, ये कुछ ऐसे इस शेप में। ठीक है, इन्वर्टेड बेल, घंटी होती है ना, घंटी को उसके शेप में कुछ ऐसे, और इसमें ये ऐसा टेढ़ा करके थोड़ा सा ऐसे। ये हो गया हमारा सबसे ऊपर पीक वाला पॉइंट होता है ये, इसको कौन सा बोलते हैं,
उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ शार्ट में CP। क्रिटिकल पॉइंट के इधर वाला हिस्सा, ये कौन सा हमारा? ये वेट रीजन बोला जाता है, वेट रीजन, ठीक। यहाँ पे भी वेट रीजन, और ये होता है हमारा वेपर रीजन या सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। सुपर हीटेड रीजन, ठीक। सॉरी, ये लिक्विड है, वेट बीच वाला, ये लिक्विड है, ये लिक्विड रीजन, ये भी लिक्विड, ठीक है। इन दोनों के बीच में वेट आता है, ये लिक्विड और ये सुपर हीटेड, और ये वेट रीजन, ठीक। अब अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूँ, मैं सिंपल अगर VCRS की बात करूँ तो VCRS सिस्टम जो सिंपल होता है ना, उसमें क्या है कि दो अलग अलग प्रेशर पे काम करता है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, दो कांस्टेंट प्रेशर बना लेता हूँ। एक प्रेशर लाइन मान लिया, ये हो गया एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये हो गई, ठीक। यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप की बनती है, ये तो पता है आपको। ये कुछ ऐसे जाएगी वेट रीजन, जब ये सुपर हीटेड में पहुँचती है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे हो जाती है, ठीक। लिक्विड में पहुँचने के बाद ये ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे और कुछ इस तरह से होती है कांस्टेंट प्रेशर। ऊपर वाले का प्रेशर क्या होता है? नीचे वाले से ज़्यादा। ये दोनों कभी आपस में मिलती नहीं है, ये जो है क्या होती है हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। ऐसे कुछ अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है कुछ प्रेशर P1 और ये मान लो तो प्रेशर जो है इसका P2, ठीक। अभी दूसरा वाला मान लेते हैं। तो सिंपल वेपर कंप्रेशन की अगर बात करेगा तो सिंपल वेपर कंप्रेशन में ये मान के चलिए आप कि कंप्रेशन करने के बाद, ठीक है, जब यहाँ कंप्रेस करता है 1 से 2 जब कंप्रेस करता है तो ये कंप्रेशन जो होता है वो कंप्रेसर बस इतना कंप्रेस कर पाता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो जस्ट क्या है, जस्ट वेपर स्टेट में पहुँचना है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे। इस लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, इधर वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक। यहाँ पर अगर पहुँचेगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा लिक्विड में है अभी, और यहाँ से अगर इधर चलना शुरू हुआ तो इसका मतलब क्या है, कुछ लिक्विड है कुछ वेपर है, ठीक। यहाँ पहुँच जाएगा तो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस लाइन को बोलते हैं जस्ट सैचुरेट का मतलब अब ये पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया है, अब इससे ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, बस इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि 1 से 2 क्या है, जब कंप्रेसर वर्क करता है तो वो 2 वाले स्टेज पे पहुँचने पर बस इतना ही कंप्रेस कर पाता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा क्या हो, जस्ट ड्राई सैचुरेटेड हो, ठीक है। मतलब जस्ट जो है इस वाली लाइन पे पहुँचे, ठीक है, इस वाली लाइन पे, ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2। अच्छा, 1 से 2 कैसे कंप्रेस करता है? आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। हमने बताया कि यानी जो एंट्रोपी 2 की होगी वही एंट्रोपी 1 की होगी। तो वेट रीजन के अंदर जो आइसेंट्रोपिक लाइन होती है वो होती है कुछ ऐसे, ये डायग्राम में ऐसे इस टाइप से होती है, ऐसे तिरछी, ठीक। और यहाँ पे क्या होती है, सीधी। जो एंट्रोपी है ना, तो एंट्रोपी भाई सीधी तो मिलेगी यहाँ पे, ये एस के केस में यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे 2 वाला ये, और यहाँ पे 1 ऐसा, और यहाँ पे 1 ऐसे थोड़ा सा तिरछा, ठीक। तो 1 से 2 क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक वर्क हो गया। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक वर्क हो गया, ये PS का केस और ये यहाँ पे TS का केस। अब 2 to 3 क्या करता है, कंडेंसर कहाँ लगेगा, यहाँ। कंडेंसर का क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, 2 से 3 तक, ठीक। कंडेंसर के प्रेशर में कोई अंतर नहीं होता। तो ये क्या होगा, अब कांस्टेंट प्रेशर के अलाउंग चल रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ तक। अब क्या है कि सिंपल वेपर कंप्रेसर में ये होता है कि जो कंडेंसर है वो क्या करता है, बस जस्ट लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक क्या करता है, इसको जस्ट कन्वर्ट करता है रेफ्रिजरेंट को हमें लिक्विड में। कहने का मतलब ये है कि बस इतना ठंडा करता है वो, हीट दे के एटमॉस्फेयर में निकाल के वो जस्ट जो है लिक्विड में चेंज हो जाए, उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा ना हो, बस केवल इतना ठंडा करे कि वो लिक्विड स्टेज में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ वाली लाइन तक पहुँचता है। तो थर्ड पॉइंट कहाँ पे होगा हमारा, ये, ठीक। और यहाँ पे ले जाएंगे तो थर्ड पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये, ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक।
फिर क्या है, फिर एक्सपेंशन डिवाइस लगी हुई है। 3 to 4 क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस लगी है। तो एक्सपेंशन डिवाइस कैसे वर्क करती है, वो करती है हमारी आइसेंथैल्पी, यानी जितना भी थैल्पी H3 पे होगी उतनी इंथैल्पी क्या होगी H4 पे। तो यहाँ पे देखो इंथैल्पी कैसे है, ये वाली, तो इसी के ठीक नीचे होगी यहाँ पे ऐसे, ये ठीक है, एकदम सीधा ड्रॉप कर दें यहाँ से इस वाले प्रेशर, किस प्रेशर तक, इवेपरेटर के प्रेशर पर। इवेपरेटर कौन से प्रेशर पर करता है, ये वाला प्रेशर है, ठीक है। ये P1 और P4 जो है वो ये वाला है, P2 और P3 ये वाला है, ठीक। कंडेंसर P2 और P3 पे वर्क करता है, P2 और P3 का बराबर है, और P1 और P4 जो है इवेपरेटर के प्रेशर पे वर्क करता है, जो कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो यहाँ पहुँच गया, और फिर यहाँ से 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक, ये वाला प्रेशर। तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे, और 3 से 4 आइसेंथैल्पी, और उसके बाद 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो, अगर 3 वाला हो गया हमारा कंडेंसर का एग्जिट प्रेशर, कंडेंसर से एग्जिट होने के बाद ये जाएगी एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करेगी, कैसे करेगी, आइसेंथैल्पी। TS डायग्राम में आइसेंथैल्पी वेट रीजन में ऐसे थोड़ा सा तिरछा बनता है, ऐसे सीधा नहीं, जैसे यहाँ पे क्या है इंथैल्पी का तिरछा बनता है, ऐसे यहाँ पे क्या है एंट्रोपी का तिरछा बनता है TS डायग्राम में, ऐसे TS डायग्राम में एंथैल्पी ऐसे तिरछे बनती है, सीधा, एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो 4 आएगा कहीं यहाँ, इसके ठीक नीचे ना आके ये कहीं यहाँ पे आएगा। तो डायग्राम कैसे बन गया भाई, ये ऐसे सिंपल वेपर कंप्रेसर, ठीक। ये आ गया सिंपल वेपर कंप्रेशन का VCRS का सिंपल डायग्राम, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जो है वो H3S बराबर H4 आराम से दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं खींचूँ यहाँ पे तो ये जो 3 का इंथैल्पी है वही क्या है 4 की भी इंथैल्पी है, ठीक है। तो H3 इक्वल टू H4 दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक। H3 इक्वल टू H4, ठीक। और क्या है, यहाँ से देखो S1 और S2 आपस में बराबर, यानी S1 इक्वल टू S2, ठीक। S1 और S2 मैं पता कर रहा था ना कि कैसे दिखेगा, तो ये TS और PS डायग्राम से आसानी से दिख जाता है। आपको दोनों ही डायग्राम बनाने हैं, ऐसा नहीं कि एक बनाना है, आपको दोनों ही डायग्राम बनाने हैं, ठीक। अब मैं बात करूं कि इसमें भाई हमको रेफ्रिजरेशन कहाँ, कंप्रेसर वर्क निकालना है हमारा, ठीक है। क्या निकालना है हमें, कंप्रेशन वर्क या कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर कितना काम कर रहा है। तो कंप्रेसर कौन सी डिवाइस है हमारी, ओपन सिस्टम डिवाइस है, ठीक है। ओपन सिस्टम डिवाइस के लिए हम जो है SFE यानी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, उसका यूज़ करके अगर हम निकालें तो ये कुछ आता है, जो कंप्रेशन आता है W कंप्रेसर का वर्क जो आता है वो आता है H2 माइनस H, ठीक। H2 माइनस H1 यानी एंथैल्पी यहाँ पे माइनस का एंथैल्पी यहाँ पे, ठीक। इन दोनों की एंथैल्पी का जो ड्रॉप है, जो डिफरेंस है, दैट इज़ नोन एज द कंप्रेशन वर्क, यानी कंप्रेसर का जो वर्क है। फिर अगर बात करते हैं कि हमारा जो है कंडेंसर का वर्क कितना है, यानी कंडेंसर से हीट कितनी आ रही है। फिर कंडेंसर से हमारा वर्क तो मिलता नहीं, क्योंकि कंडेंसर जो है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस नहीं है, वो क्या करती है, बस हमारी हीट को रिजेक्ट करती है, ठीक। तो W कंडेंसर Q आउट कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर से कितनी हीट आउट हुई, वो होती है हमारी H3 माइनस का H2 माइनस H3, ठीक है, क्योंकि यहाँ की एंथैल्पी ज़्यादा होती है यहाँ से, है नहीं है कि भाई ये लिक्विड में है और ये वेपर में है, तो लिक्विड वेपर का जो है हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होगा, तो ये होगा H3 माइनस का H2। और हाँ, ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं कि एक्सपेंशन वर्क कितना हुआ। एक्सपेंशन वर्क अगर मैं बात करूँ कि एक्सपेंशन वाल्व है, अगर वो W एक्सपेंशन निकालना है तो वो कितना होगा, वो होगा हमारा H3 इक्वल टू H4। इसका मतलब क्या, H3 माइनस H4, यानी H3 में से H4 निकाले। अब देखिए यहाँ पे H3 और H4 तो बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा 0,
कहने का मतलब एक्सपेंशन वर्क हमारा कुछ वर्क ही नहीं होता, यानी एक्सपेंशन करने में कोई भी वर्क हमको देना नहीं पड़ता, तो कभी भी एक्सपेंशन वर्क नहीं निकालना। अगर मान लेते हैं कि ये जो है इसमें कोई ऐसा फ्रिक्शन वगैरह है, तब उस केस में एंथैल्पी जो है क्या होगी, इस वाले की थोड़ी अलग होगी, इस वाले की अलग होगी, तब हम निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर हम आइडियल केस मानेंगे तो H3 माइनस H4, तो इसका मतलब 0, यानी एक्सपेंशन वर्क कभी भी आएगा नहीं आपका। ठीक, फिर क्या है इवेपरेटर वर्क। इवेपरेटर से हीट कितनी है, इवेपरेटर कोई वर्क थोड़ी करता है, इवेपरेटर क्या करता है, केवल हीट लेता है यहाँ से। हीट क्या होती है, यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट। ठीक, तो इवेपरेटर से कितनी हीट इन हुई, ठीक है, वो कितने होते हैं, वो होता है इन दोनों के बीच का एंथैल्पी होता है, यानी H1 माइनस का H4। ठीक, एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, H1 की ज़्यादा होगी, H4 की क्या होगी, एंथैल्पी कम होगी, तो H1 माइनस H4, ये हो गया हमारा जो है। ये हमेशा याद रखें, इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताए तो वो होता है हमारा इवेपरेटर का में से कितनी हीट ली गई, यानी Q in। ये हो गया H1 माइनस H4, यही होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हाँ, अब ये दे रखा है, मान के चलते हैं हमारा इस पूरे प्रोसेस में 1 kg जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड के बेस में, यानी 1 सेकेंड के अंदर 1 किलो जो 1 kg हमारा रेफ्रिजरेंट इस पूरे डिवाइस के अंदर फ्लो हो रहा है हर 1 सेकेंड में। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतना ही आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि मान लो कि m डॉट रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, रेफ्रिजरेंट फ्लोज पर सेकेंड, ठीक है, तो ये सबका 1 kg मान के चलते हैं। 1 kg का रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, उसके केस में कितना होगा। अगर m डॉट kg हो रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा कंप्रेसर का वर्क, क्या हो जाएगा, वो m डॉट से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो m जो है m डॉट के लिए m से मल्टीप्लाई, m डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हो जाएगा कंप्रेसर। कंप्रेसर पर कितना हो जाएगा H2 माइनस का H1। ठीक, और कंडेंसर से हीट कितनी आउट होगी, Q आउट, ये W कंप्रेसर, ये Q आउट कितनी हो जाएगी कंडेंसर से, वो हो जाएगी m डॉट H2 माइनस का H3। और एक्सपेंशन से कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है, m डॉट H3 माइनस H4 अगर हम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो है H3 इक्वल टू H4, क्योंकि H3 इक्वल टू H4। ठीक, यानी एक्सपेंशन वर्क 0, उसके अलावा इवेपरेटर वर्क, ठीक है, इवेपरेटर Q इन, इवेपरेटर से कितनी इन हो रही है, या इसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा m डॉट H1 माइनस का H4। ठीक, ये होगा, इसको हमेशा याद करके रखना है आपको, ठीक है। ये अगर आप निकाल लिए तो इसका मतलब PCRS एकदम खत्म, एकदम सिंपल है। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो है, उसको हमें निकालना है यहाँ पे। हाँ, अच्छी चीज़ और एक चीज़ रह जाती है, पहले वो बता देता हूँ कि अगर पूछे, ठीक है, तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस कौन सी है। यहाँ पे अगर देखा जाए वर्क कंज्यूम कौन कर रहा है, केवल यहाँ पे वर्क कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, केवल यहीं पे तो वर्क कंज्यूम हो रहा है। तो वर्क कंज्यूमिंग केवल एक डिवाइस है, वो है हमारा कंप्रेसर। ठीक, अब पूछेगा COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिज़ायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। एक सिंपल सा फार्मूला है, डिज़ायर इफेक्ट डिवाइड बाय W इनपुट। इनपुट हमको कौन सा देना पड़ रहा है, केवल एक इनपुट देना पड़ रहा है, एंड दैट वन इनपुट इज द कंप्रेसर वर्क, W कंप्रेसर। और डिज़ायर इफेक्ट क्या है हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करना, यानी कितनी हमारी हीट इन हो रही है, वही हमारा डिज़ायर इफेक्ट है ना। तो ये हो जाएगा डिज़ायर इफेक्ट, वही है जिसको हम बोलते हैं इवेपरेटर से कितनी हीट इन हो रही है। तो जितनी हीट इन हो रही है उसी को बोलते हैं हम जो है Q इन
इन इवेपरेटर बोल दो या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इवेपरेटर वर्क या रेफ्रिजरेशन वर्क इफेक्ट H1 माइनस H4 m डॉट, और यहाँ पे W कंप्रेसर कितना हो जाएगा m डॉट जो है H2 माइनस का H1। ठीक, तो COP यहाँ से जो आएगी वो आएगी H1 माइनस H4 डिवाइड बाई H2 माइनस का H1। ठीक, या अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। H4 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, H1 माइनस H3 भी कर सकते हैं, क्योंकि H3 और H4 बराबर है यहाँ पे देखो। ठीक है, H3 और H4 आपस में बराबर हैं। तो अगर मान लिए मुझे यहाँ की इंथैल्पी दे रखी है तो भी हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, ये H2 माइनस का H1। ठीक, अब ज़रा देखो भी सिंपल वेपर कंप्रेशन में यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ से जो एंथैल्पी है वो कौन सी है, पूरी की पूरी गैसेस स्टेट में। ठीक, और यहाँ पे जो है वो कौन सी है, पूरी की पूरी हमारी लिक्विड स्टेज में। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से H1 माइनस H2 को मैं सॉरी H3 यहाँ पे देखो, H3 कौन सी है, फ्लूइड स्टेट में ना, यहाँ पे HF होती है, यहाँ पे HG होती है, तो मैं इसको HF3 भी लिख सकता हूँ, HF3 यानी फ्लूइड है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हमारा लिक्विड स्टेज में, डिवाइड बाई H2 क्या है हमारा, पूरा का पूरा गैस स्टेज में एट प्रेशर कौन सा, P2। ठीक है, तो ये H2G लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, ये गैस के सैचुरेटेड गैस प्रेशर, ठीक है, माइनस का H1। ठीक, अब क्या करना है, मेरे को H1 निकालना है, लेकिन H1 तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसको X1 नहीं निकलता है। अब X1 निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक ट्रिक यूज़ करना है जो कि है S1, अगर मैं यहाँ से निकालूँ, ठीक है, लोअर प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, SF1 प्लस X1 SFG1 माइनस SFG2। ठीक है, S1 बराबर क्या होता है, S2। ठीक है, S1 जो है S2 के बराबर है, तो मैं इसको S2 के बराबर लिख दे रहा हूँ, S1 इक्वल टू S2 लिख दिया। अब S2 किसके बराबर है, SG2 के बराबर, तो SG2 की वैल्यू रख दिया इक्वल टू SF1 प्लस X1 माइनस का SG1 माइनस SF1। ठीक है, SF1 क्या है, वो यहाँ पे लोअर प्रेशर को कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारी सैचुरेटेड लिक्विड में जो एंट्रोपी है वो है हमारी SF1 इक्वल टू X1 प्लस SF2। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको इस बार लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा SG2 माइनस का SF1 डिवाइड बाई इस वाले से डिवाइड कर दिया, तो हमारे को X1 मिल गया। अब इस X1 का मैं यूज़ करके, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे, तो मुझको क्या मिल जाएगी, मुझको H1 मिल जाएगी, और उसको यूज़ कर दिया तो मुझको क्या है, ये पता है मुझे। ठीक है, इसके बराबर इसकी थेरेपी होती है, S1 केवल रह गया था, H1 मैंने निकाल लिया, तो फिर मुझे अब सब पता हो गया। तो कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, H2 माइनस का H1, कंडेंसर से कितनी हीट आउट हो रही है वो हो जाएगी H2 माइनस का H3, ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, H1 माइनस H4। ठीक है, H1 ही नहीं मिल रहा था, अगर H1 मिल गया तो मुझे ये वाला भी मिल गया। ठीक,